एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने काफ़ी सारे टॉपिक पॉलिटी में कवर किए हैं। नहीं देखे हैं तो परचम की यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़, और वहाँ पे पूरे टॉपिक को आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैंने एमसीक्यू के ज़रिए डिटेल में समझाया है। इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इन जनरल भी हमारी पॉलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। अब आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो यहाँ पे लोकपाल क्या होते हैं, लोकायुक्त क्या होते हैं, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ओथ कौन दिलाता है, पहली बार लोकपाल बिल को कब पार्लियामेंट में लाया गया था, या पहला राज्य कौन सा है जिसने लोकपाल बनाया था, इंस्टीट्यूट बनाया था, या पहला देश कौन सा है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अन्ना हजारे इसी लोकपाल बिल को पास कराने के चक्कर में अनशन पे बैठे थे। ये बात आप सभी लोगों को पता है। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे जिससे आप नोट्स बनाते चलें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी वेबसाइट पे आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पीडीएफ को ले सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक लास्ट में एक छोटा सा टास्क आपको मिलेगा, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो बेसिकली लोकपाल या लोकायुक्त जो शब्द है, इसको इसलिए बनाया गया जिससे भ्रष्टाचार कम हो। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अगर वो रिश्वत लेते हैं या कोई उन्हें रिश्वत देता है या वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि हमारे गवर्नेंस के लिए सही नहीं है, तो उन सब पे नज़र रख सके, उन सब पे कार्रवाई हो सके, तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट की देश में ज़रूरत थी। इसलिए भारत में लोकपाल और लोकायुक्त बनाए गए। लोकपाल जो काम करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जबकि जो लोकायुक्त होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो बेसिकली करप्शन के अगेंस्ट ही लोकपाल और लोकायुक्त को बनाया गया है। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो व्हाट आर द लोकपाल एंड लोकायुक्त। जैसे कि मैंने कहा कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास नहीं हुआ था, या इसको हम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। लोकपाल एक्ट जो था 2013 का, उसके ज़रिए ही हमने लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया है। यूनियन में या सेंट्रल पर लोकपाल होते हैं और स्टेट पे लोकायुक्त होते हैं। बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है, इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। मैंने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए नहीं बोला है क्योंकि इनके लिए कोई भी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, हमने लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास किया था, इसलिए ये एक स्टैचुरी बॉडी है। तो याद रखेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त एक स्टैचुरी बॉडी है। इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो करप्शन के अगेंस्ट है, और सर्टेन पब्लिक जो फंक्शनरीज हैं जिनमें करप्शन होते हैं उनके लिए काम करने का काम, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जो ये करती हैं। इनके लिए एक और शब्द यूज़ किया जाता है विच इज़ ऑम्ब्यूजमेंट। तो ऑम्ब्यूजमेंट भी लोकपाल वर्ड का ही पर्यायवाची या सिनोनिम आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम। तो यहाँ पे बात होती है 1809 की। हम बात कर रहे हैं 1809 की। इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्ब्यूजमेंट पहली बार बनाया जाता है ऑफिशियली स्वीडन में। तो स्वीडन वो पहला देश होता है जो ऑम्ब्यूजमेंट लेकर आता है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गवर्नमेंट में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे। 1809 में ऑम्ब्यूजमेंट आया था स्वीडन में। फिर उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्री हैं 20th सेंचुरी के आसपास ऑम्ब्यूजमेंट या इस तरीके के इंस्टीट्यूट बनाने की बातें करती हैं। फिर न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे 1962 में इस सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं और अपने देश में भी ऑम्ब्यूजमेंट को लेकर आते हैं, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे। फिर 1967 में एक रिपोर्ट तैयार होती है, वाइट रिपोर्ट ऑफ 1961, जिसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन इसे अडॉप्ट करता है और ग्रेट ब्रिटेन में आप कह सकते हैं कि ऑम्ब्यूजमेंट आता है। तो उस समय या आज भी काफ़ी बड़ा लार्ज नेशन माना जाता है। तो जो यूके था या फिर आप कह सकते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन था, बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट नेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड टू हैव सच अ सिस्टम। तो पहला ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन जिसने ऑम्ब्यूजमेंट को अडॉप्ट किया था वो ग्रेट ब्रिटेन था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, पहला वर्ल्ड का ऐसा पहला देश जो कि ऑम्ब्यूजमेंट इंस्टीट्यूट या सिस्टम को लेकर आया था।
तो वो था स्वीडन। दूसरा ऐसा ऐसा कौन सा पहला कॉमनवेल्थ नेशन है जो कि ऑम्ब्यूजमेंट को लेकर आया था, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे। इन्होंने 1962 में इस इंस्टीट्यूट को या इस सिस्टम को अडॉप्ट किया था। अगर हम बात करते हैं पहला ऐसा कौन सा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है जो कि ऑम्ब्यूसमेंट सिस्टम को लेकर आया था, तब आपको ग्रेट ब्रिटेन आंसर करना है। फिर 1966 में गुयाना, ये पहला ऐसी डेवलपिंग नेशन बनी थी जिसने इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया था, और उसके बाद मॉरिशियस, सिंगापुर, इनफैक्ट इंडिया ने भी इस सिस्टम को एडॉप्ट करने की बात की। इसलिए 1968 में पहली बार पार्लियामेंट में ऑम्ब्यूसमेंट बिल को इंडिया में पास किया गया था। ठीक है, 1968 में हमने पहली बार बिल को पास किया था अपने पार्लियामेंट में। ठीक है, 1968 में लोकसभा में इसे पास किया गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और ये बिल लैप्स हो जाता है। उसके बाद कई बार लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कभी भी ये लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया। 8 बार लोकपाल बिल फेल हुआ है और ये पास नहीं हो पाया। 8 अटेम्प्ट वर मेड टू पास द बिल बट ऑल मेड विथ फेलियर। ठीक है, टिल 2011 तक यही कहानी चलती रही। 1968 से 2011 तक समय समय पे लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस करते थे पार्लियामेंट में, तो या तो लोकसभा पास कर देती थी, तो राज्यसभा पास नहीं करती थी, या लैप्स हो जाता था, डिसॉल्व हो जाता था, कुछ ना कुछ पिक्चर चली रही थी। तो इस तरीके से ये फेल होता रहा। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। इंडिया में जो ऑम्ब्यूसमेंट के बारे में पहली बार जो प्रपोजल लेकर आए थे, वो उस समय के लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन जी थे। उन्होंने 1960 में पहली बार पार्लियामेंट में ऑम्ब्यूसमेंट के प्रपोजल की बात की थी, अशोक कुमार सेन। इसके अलावा ये जो लोकपाल और लोकायुक्त वर्ड है, ऑम्ब्यूसमेंट की जगह लोकपाल और लोकायुक्त वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? LM सिंघवी। तो ये जो शब्द है ना लोकपाल, अगर पूछ लिया जाए कि ये लोकपाल शब्द किसने बनाया या किसने इसे क्वाइन किया, तो LM सिंघवी, डॉक्टर LM सिंघवी का नाम आपको याद रखना है। फिर 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है, जिसमें मोरारजी देसाई भी शामिल होते हैं। तो 1966 में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है, जो कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इंडिपेंडेंट 2 अथॉरिटी बनाने की बात करता है, जो कि पब्लिक अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है तो वो कर सकती है, इंक्लूडेड MPs एंड MLAs। अगर MP और MLA भी किसी भ्रष्टाचार के काम में लगे हुए हैं, तो भी हमें एक ऐसे 2 सेपरेट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जहाँ पे पब्लिक अपनी शिकायतों को रजिस्टर करा सके। ऐसी बात 1966 में कही गई थी, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कहा गया था? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन पे। और 1968 में बिल को पास किया जाता है, लेकिन लोकसभा में लैप्स हो जाता है, और लगातार 2011 तक यही कोशिश होती है, और 8 टाइम्स जो है ये बिल फेल होता है। फिर फाइनली 2011 में आपको पता है अन्ना हजारे जी के मूवमेंट की शुरुआत भी होती है, और हमारे जो प्रणब मुखर्जी होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है जिसको हेड कर रहे होते हैं प्रणब मुखर्जी जी, और वो प्रपोज करते हैं लोकपाल बिल को 2011 में। तो इस तरीके से 2011 में लोकपाल बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है या फिर पार्लियामेंट में से पेश किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय अन्ना हजारे जी का भी यहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से बातें करना होती हैं, और फाइनली फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होता है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस बिल पे साइन करते हैं 1 जनवरी 2014 को, और ये जो लोकपाल बिल है, जिसको हम लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013 कहते हैं, ये 16 जनवरी 2014 से इफेक्ट में आता है। कहानी क्लियर? तो सबसे पहले 1968 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 8 बार और भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन हर बार वो फेल हो गया। 2011 में एक कमेटी बनाई गई जिसको चेयर कर रहे थे प्रणब मुखर्जी। इनके द्वारा वापस से 2011 में बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर फाइनली लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ, और फिर 2014 में राष्ट्रपति ने इस पे साइन किए 1 जनवरी को, और 16 जनवरी 2014 से ये बिल इफेक्ट में आया, जिसे आज हम लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 2013 के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था डॉक्टर LM सिंघवी इस शब्द लेकर आए थे लोकपाल, और लोकपाल एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। प्रोटेक्टर ऑफ पीपल।
ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी लोकपाल बिल तो 2013 में आता है, फिर 14 में पास होता है, ये सारी कहानी तो आपने देख ली है। लेकिन उससे भी कई पहले, इस बिल के पास होने से भी कई साल पहले, कई सारे ऐसे राज्य थे जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जिनमें पहले से ही लोकायुक्त काम कर रहे थे। तो आज हमारे पास 16 ऐसे राज्य हैं जिनमें आज लोकायुक्त काम करते हैं, बाकी राज्यों में अभी लोकायुक्त नहीं है। तो 1971 में पहला राज्य महाराष्ट्र था, जिसने, पहला इंडियन स्टेट कौन सा था? महाराष्ट्र था, जिसने लोकायुक्त को अपॉइंट किया था, लोकायुक्त बनाया था करप्शन जो होते हैं अलग अलग एजेंसीज में, उसके खिलाफ उनको देखने के लिए। तो पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन गया। ठीक है, अगर अब हम भारत की बात करते तो भारत में 19 मार्च 2019 को जस्टिस, जो रिटायर्ड जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी को भारत का पहला लोकायुक्त अपॉइंट किया गया था। तो आपको याद रखना है 2019 में पिनाकी चंद्र घोष जी को भारत का पहला लोकपाल अपॉइंट किया गया था। ठीक है, हालांकि अब इनका टेन्योर खत्म हो चुका है। जो लोकपाल होते हैं उनको ओथ या शपथ कराने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष जी को जब अपॉइंट किया गया था तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। तो 23 मार्च 2019 में इन्हें ओथ कराई गई थी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी को एज अ चेयरमैन ऑफ लोकपाल। ठीक है, फिर मार्च 2020 में लोकपाल के द्वारा जो रजिस्टर करने का ये क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या रूल होगा, उसको लॉन्च किया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी। तो लोकपाल अनाउंस रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, किस तरीके से जनता रजिस्टर कर सकती है कंप्लेंट, उसके लिए रूल्स अनाउंस किए थे मार्च 2022 में। इस तरीके से आपने देखा कि लोकपाल लोगों के प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्लीन गवर्नेंस की बात करता है, गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है, और प्रोटेक्टर ऑफ पीपल इसे कहा जा रहा है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर अभी प्रेजेंट में हम लोकपाल की बात करेंगे तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी का टेन्योर फिनिश हो गया था, क्योंकि जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स होता है, जो भी पहले हो जाए। तो 5 साल इनको नहीं हुए थे, लेकिन इनकी एज 70 साल हो गई थी, इसलिए पिनाकी चंद्र घोष जी का समय खत्म हो गया है और अब जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जो हैं वो लोकपाल के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में 17 दिसंबर 2013 में पेश किया गया था। राष्ट्रपति का असेंट इसको 1 जनवरी 2014 में मिला था और इफेक्ट में ये 16 जनवरी 2014 में आया था। और एक बार 2016 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइन फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस। तो जो हमारे जनता होती है उनकी शिकायतों को रजिस्टर करने के लिए सरकार के खिलाफ सबसे पुराना ऐसा कौन सा सिस्टम डिजाइन किया गया था? तो आपको मैंने बताया है, उसे हम ऑम्ब्यूजमेंट सिस्टम कहते हैं, स्वीडन 1809। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन। तो पहली बार लोकपाल बिल को पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन मॉडल ऑफ ऑम्ब्यूजमेंट इज, इंडिया का जो मॉडल है ऑम्ब्यूजमेंट का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोकपाल कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। और ये नाम किसने दिया था? डॉक्टर सिंघवी ने दिया था। ऑप्शन डी। फिर है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय। लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की रिकमेंडेशन किसने दी थी? तो मैंने आपको बताया था, हमारी जो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनी थी, तो हमारी इस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द लोकायुक्त बिल इन 2011। तो 2011 में लोकायुक्त बिल को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तराखंड था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि पहला लोकायुक्त किसने बनाया? तो वो महाराष्ट्र 1971 में बनाया था और उस समय तक कोई ऐसा एक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब स्पेशली बात हो रही है लोकायुक्त बिल की 2011 के, तो उसको पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड था। जैसे हम बोलते हैं ना, जीएसटी बिल को पहले किसने पास किया, किस राज्य ने पास किया, वैसे ही लोकायुक्त बिल को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड था। फिर नेक्स्ट है, पहली कॉमनवेल्थ कंट्री ऐसी कौन सी है वर्ल्ड में जिसने ऑम्ब्यूजमेंट सिस्टम को एडॉप्ट किया? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी। हालांकि हमें पता है 1809 में स्वीडन ऑम्ब्यूजमेंट सिस्टम को एडॉप्ट करने वाला पहला देश था, लेकिन एक कॉमनवेल्थ नेशन नहीं है। न्यूजीलैंड पहली ऐसी कॉमनवेल्थ कंट्री है जिसने इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है,
विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्त? तो अभी हमने देखा है 1971 में महाराष्ट्र ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1971 में लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट के जरिए इसे बनाया गया था और एग्जिस्टेंस में ये 25 अक्टूबर 1972 में आया था। तो प्रश्न अलग अलग है, वहाँ पे बिल को पास करने की बात हो रही है जो उत्तराखंड वाला था, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो रही है, और दोनों एक्ट्स भी अलग अलग है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम लोकायुक्त इन स्टेट के बारे में भी बात करते हैं। तो हर एक स्टेट में लोकायुक्त होगा, और यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स नहीं है, फोर्सफुली नहीं है। राज्य अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने अपने हिसाब से लोकायुक्त को अपॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम लोकायुक्त की जुडिक्शन की बात करते हैं कि इनका पावर क्या है, इनका एरिया क्या है, तो ऑल स्टेट गवर्नमेंट पर्सनल्स, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इंक्लूडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूट एज वेल एज द गवर्नर, मिनिस्टर एंड एमएलए, तो ये सारे जो लोग हैं वो लोकायुक्त की पावर में आते हैं, उनके एरिया में आते हैं। अगर ये लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं और इनके खिलाफ शिकायत होती है तो लोकायुक्त इस पर एक्शन लेगा। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट के हैं, गवर्नर्स हैं, मिनिस्टर हैं और एमएलए हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं द लोकायुक्त कैन बी अप्रोच डायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ पब्लिक विद एलिगेशन ऑफ द करप्शन, नेपोटिज्म आर एनी अदर टाइप ऑफ मल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकायुक्त को इन सब मामले में पब्लिक जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि लोकपाल बिल पास होने के बाद 1 साल के अंदर आपको अपने राज्य में लोकायुक्त को अपॉइंट करना है, लेकिन अभी भी केवल 16 राज्यों में लोकायुक्तों को अपॉइंट किया गया है। When did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 came into force? तो अभी हमने देखा था जनवरी 2014 में फोर्स में आया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लोकसभा ने दिसंबर 2011 में 2011 में पास किया था, राज्यसभा ने इसे 2013 में पास किया था, मुख्यमंत्री से इसका परमिशन प्रणब मुखर्जी से 1 जनवरी 2014 को मिला था और 16 जनवरी 2014 से ये इफेक्ट में आया था। अब आइए इसके कंपोजिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अभी जो लोकपाल का पैनल होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर होते हैं। इन 8 में से 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? लोकपाल पैनल में एक चेयरमैन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, जिनमें से 4 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं। अब चेयरमैन लोकपाल का कौन बनेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, या ऐसा कोई पर्सन जिसको एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, मैनेजमेंट में 25 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसा व्यक्ति चेयरमैन बन सकता है लोकपाल का। तो सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड सीजेआई, या फिर इन मामलों का जानकार व्यक्ति जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस हो, वो चेयरमैन बनेगा लोकपाल का। अब ये जो 4 हमारे लोकपाल के जुडिशियल मेंबर हैं, इनके लिए क्या शर्तें हैं? तो द एप्लीकेंट मस्ट हैव सर्व एज अ जज ऑन द सुप्रीम कोर्ट आर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इन 4 लोगों ने या तो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज सर्व किया हो या फिर किसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, तो वो यहाँ पे लोकपाल जुडिशियल मेंबर बन सकते हैं। नॉन जुडिशियल मेंबर के लिए क्या शर्तें हैं? तो इनके लिए है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो एंटी करप्शन पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फिनेंस, लॉ एंड मैनेजमेंट में, तो वो 4 व्यक्तियों को चुना जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि आधे मेंबर लोकपाल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और वीमेन होनी चाहिए। ये बात भी एक्ट में मेंशन है। क्लियर? फॉर द पोजीशन ऑफ लोकायुक्त, ये तो लोकपाल की बात हो गई। अगर किसी व्यक्ति को लोकायुक्त बनाना है तो लोकायुक्त के लिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, मतलब किसी भी, क्या सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या किसी भी हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है वो लोकायुक्त बन सकता है। तो आपको लोकपाल और लोकायुक्त बनने की कंडीशंस पता हो गई होंगी। एक चेयरमैन याद रखेंगे, 8 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, 4 आपके जुडिशियल मेंबर होंगे, 4 आपके नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे, लेकिन आधे मेंबर SC, ST, माइनॉरिटी और व्यूमेन से या महिलाओं से बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पे लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है।
क्योंकि आपको पता है लोकपाल को अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे और प्रेसिडेंट ही इनको ओथ कराएंगे, शपथ दिलाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लोकपाल को अपॉइंट नहीं करते, एक कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट लोकपाल को अपॉइंट करने का काम करेंगे। बात समझ में आई? तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पे करेगा? एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पे करेगा। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? तो ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, अपोजिशन का जो लीडर है लोकसभा में वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर द जज नॉमिनेटेड बाय हिम आर हर, है ना। तो कोई भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अगर वो नहीं है तो उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई दूसरा व्यक्ति होगा। इस तरीके से एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और इस सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति लोकपाल को अपॉइंट करने का काम करेंगे। अगर लोकायुक्त की बात करते हैं तो लोकायुक्त को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते हैं। गवर्नर मतलब उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो लोकायुक्त को अपॉइंट करने का काम करेगा। लेकिन अगेन यहाँ भी एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और उस सिलेक्शन कमेटी के हेड कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होंगे। तो द चीफ मिनिस्टर select a person as a लोकायुक्त after the consultation with a high court chief justice, the speaker of legislative assembly, the chairman of legislative council, leader of opposition in both of the house of the state legislator। क्या समझ में आया आपको कि लोकायुक्त को नियुक्त करने का काम गवर्नर करता है। गवर्नर कैसे करेगा? तो चीफ मिनिस्टर उन्हें एक व्यक्ति सिलेक्ट करके देगा कि आप इसे लोकायुक्त बना लो। चीफ मिनिस्टर उस व्यक्ति को कैसे सिलेक्ट करेगा? तो एक कमेटी बनाएगा या कुछ लोगों से ये कंसल्ट करेगा। कंसल्ट किससे करेगा? हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस से करेगा। फिर जो विधानसभा होती है, विधानसभा के स्पीकर से। अगर आपके यहाँ विधान परिषद है तो विधान परिषद के चेयरमैन से, और दोनों हाउसेज हैं अगर आपके राज्य में तो दोनों हाउसेज के अपोजिशन के लीडर से। अगर एक ही हाउस है तो एक ही हाउस के अपोजिशन के लीडर से डिस्कशन के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक खास बात मैं सिखाती हूँ आपको कि जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं इनको एक बार अपॉइंट कर दिया, अब अपॉइंट कर दिया तो इनका तो काम एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम सब पे नज़र रखना हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपने इनको अपॉइंट करने के बाद आप इनका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। समझ में आया? लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करने के बाद आप इनका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, केवल इन्हें हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के ज़रिए, और इम्पीचमेंट काफ़ी टफ प्रोसेस होती है, इसलिए ये प्रोविज़न यहाँ पे डाला गया है। तो इम्पीचमेंट के ज़रिए ही इनको हटाया जा सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं तो जैसे कि कहा मैंने कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है या 70 साल का होता है, जो भी पहले हो जाए। सैलरी की बात करते हैं तो जो लोकपाल होते हैं या जो चेयरमैन आप कह लीजिए, चेयरमैन या जो लोकपाल होते हैं उनकी सैलरी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होती है। ठीक है ना। तो चेयरमैन सैलरी अलाउंस जो होते हैं और अदर वर्किंग जो कंडीशन होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होती है, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हैं उनके बराबर सैलरी दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हु अपॉइंट द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो अभी हमने देखा गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी लोकपाल की पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लोकपाल की पावर के अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी आते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो लोकपाल के जुडिक्शन में आते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है कि लोकपाल प्राइम मिनिस्टर को एलिगेशन या करप्शन, अगर इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के सेक्टर में कोई मामला है तो वो केस लोकपाल के बाहर होगा। जुडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ करप्शन। ऐसा नहीं कि देश के अंदर कोई करप्शन है तो वो लोकपाल के दायरे में आएगा, लेकिन अगर ऐसा कोई करप्शन के चार्जेस है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस का कोई मामला है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर जुडिक्शन से लोकपाल के बाहर हो जाएंगे। जितने एमपीज होते हैं वो इनकी जुडिक्शन में आते हैं, ये बात आपको पता चल चुकी है। एनी पर्सन जो कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी है कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी का, है ना, और उस बॉडी को कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो उनके सारे जो ब्राइब वगैरह के मामले होते हैं वो भी लोकपाल के जुडिक्शन में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा सीबीआई को ऑर्डर भी लोकपाल दे सकते हैं। ठीक है। और जो लोकपाल होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट को
एलिगेशन ऑफ करप्शन के चार्जेस में सस्पेंड और ट्रांसफ़र करने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी पावर लोकपाल के दायरे में आती है। तो आई थिंक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो हमारी पब्लिक की शिकायतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए ओम्बुड्समैन या लोकपाल आया था। लोकपाल यूनियन के लिए काम करता है और लोकायुक्त स्टेट के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करती हूँ, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, तो एमपी में मध्य प्रदेश में ये जो लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन है वो फेब 1982 में बना था। फरवरी 1982 में मध्य प्रदेश का लोक आयुक्त ऑर्गेनाइजेशन बना था अंडर द मध्य प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1981। मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोक आयुक्त एक्ट 1981 में पास किया था, जिसके बाद फरवरी 1982 में लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन बना था। मध्य प्रदेश के अभी लोकायुक्त कौन है? श्री जस्टिस NK गुप्ता है। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। आपके राज्य में भी कोई ना कोई लोकायुक्त होगा, तो आप अपने राज्य के लोकायुक्त का नाम हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। सो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ, नए MCQ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।